हेलो फ्रेंड्स, हाय। मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको प्रेमचंद जी की कर्मभूमि उपन्यास पढ़ाने वाली हूँ। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आखिर कैसे अमरकांत को जो था सलीम, उसका जो कॉलेज का ही फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड, वो उसे गिरफ्तार करवाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से ऐसे ऑर्डर आ रहे होते हैं कि यदि अमरकांत को गिरफ्तार नहीं करवाया तो उसकी नौकरी के ऊपर बात आ सकती है। इसलिए बेचारे सलीम को मजबूरन अमरकांत को गिरफ्तार करना पड़ता है। तो उसके बाद जब सलीम को ऐसा फील होता है कि मैंने अमरकांत के साथ ऐसा नहीं किया, अमरकांत जो कॉलेज में बातें किया करता था मेरे साथ कि आखिर सरकारी नौकरी के खातिर इंसान क्या क्या कर देता है, जो उसका ईमान जो अभी उसके वसूल है यानी कि जो अभी उसके आदर्श है वो उन्हें भी उस समय गवा देता है। तो सलीम को उसकी बातें याद आती है। तो इसलिए सलीम जो होता है अपनी आत्मा को, अपने मन की जो स्थिति होती है उसे ठीक करता है और वो जाके संघर्ष करने की कोशिश करता है। इसलिए वो गांव का निरीक्षण करता है और गांव के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें गांव की जो बुरी दयनीय स्थिति होती है उसका मान जैसे कि वास्तविक चित्रण कर देता है उस टिप्पणी में, उस रिपोर्ट में। तो वो रिपोर्ट कहता है अपने बड़े ऑफिसर से कि आप इस रिपोर्ट को आगे तक भेजिए, मैं चाहता हूँ कि गांव की जो हालत है वो सुधरे। लेकिन जो उसके बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो उसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इसलिए सलीम को वहाँ से निकाल दिया जाता है, यानी कि पुलिस की नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इसलिए जो सलीम होता है वो काम भी नहीं कर पाते, यानी कि गांव की जो स्थिति होती है उसे भी अच्छी करने की जो उसकी एक कोशिश थी वो उसमें भी वो सफल नहीं हो पाता है। लेकिन सलीम फिर भी शहरी अच्छा करें, सलीम जो होता है वो फिर भी पुलिस के तौर पे ना रहकर एक गांव का साधारण व्यक्ति बनकर गांव वालों की सहायता करता है। तो यहाँ पे फिर वो गांव वालों की सहायता करता है तो इसका उसे भी जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि सुरता भी चली गई, अमरकांत भी चला गया और सलीम भी चले गए। तो उसके बाद अब गांव में कौन रह गया? अमरकांत रह गए, गांव के लोग रह गए, वो मुन्नी रह गए। तो उन सब की भी हालत जो होती है बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि लगान वसूल करने वाले लोग जो थे वो अमरकांत का पीछा नहीं छोड़ते और उसके जो साथी लोग, उनके अमरकांत के जितने भी साथी थे उन सबका भी पीछा नहीं छोड़ते। अमरकांत के भी पीछे और उनके जितने भी मतलब जिनसे भी अमरकांत का संबंध था उन सभी के पीछे पड़ गए थे। जाहिर सी बात है, अमरकांत के संपर्क में रहेंगे तो वो भी आंदोलनकारी के जैसे ही रहेंगे, इसलिए उनके अंदर भी थोड़े आंदोलनकारी वाले गुण थे, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गांव की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि गांव में सभी किसानों को इतना मजबूर किया जाता है कि उनके जानवरों को उनके जानवरों को उनसे छीन लिया जाता है कि अपने जानवरों को मरता हुआ देखकर किसान जो है वो लगान जो है जरूर चुकाएंगे। तो गांव वालों की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। तो यहाँ पे गांव का जो किस्सा होता है यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद हम 5वें अंक में जाते हैं। 5वें अंक में क्या होता है कि गांव के जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे सभी के सभी जेल पहुंच जाते हैं और सुगदा भी वहाँ पे जेल में ही होती है। तो उसके आगे फिर 5वें अंक में हम शहर की कहानी में जाते हैं, काशी, जहाँ पे सुगदा के जेल में जाने के बाद शहर में जो होते एकदम उथल पुथल मच जाती है। सुगदा की फैमिली के जितने भी लोग होते हैं, चाहे समरकांत हो, नैना हो, उसकी जो माँ है रेणुका देवी, डॉक्टर शांति कुमार, जितने भी वहाँ के जो मेन फेमस कैरेक्टर्स थे वो सभी के सभी आके लड़ाई करते हैं। उसमें सकीना भी आते, सकीना की दादी भी आते, सब के सब आके लड़ाई करते हैं और एक बहुत बड़ा आवाहन करते हैं। जो सामान्य जनता होती है उनका नेतृत्व करते हैं और म्यूनसिपैलिटी ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं, ताकि म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के जितने भी लोग हैं वो, चूंकि मजदूरों के हक के लिए जमीन मांगी जा रही है, कोई किसी दूसरे काम के लिए तो मांगी नहीं जा रही है, मजदूरों के लिए घर बनाना था इसलिए जमीन मांगी जा रही थी, तो वो जमीन लेने के लिए चल पड़ते हैं। तो उस समय क्या होता है कि सभी को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जो नैना देवी होते हैं वो नैना देवी भी एकदम एंडिंग में आती है, जब सभी के सभी जेल में चले जाते हैं। क्योंकि नैना देवी जो है अपने ससुराल जा चुकी है, वहाँ पे उसका जो है ससुराल में कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई आदर नहीं, उसका कोई होते हुए भी उसे एकदम ना के बराबर देखा जाता था। इसलिए नैना जो थी वहाँ पे खुश नहीं थी और नैना यहाँ पे आती है, सपोर्ट करती है। तो वो यहाँ पे गीत गाती है कि आगे बढ़े चलो। तो जो मनीराम होता है जो कि उसका पति है, वो बहुत बुरा लगता है उसे और वो सुगदा को गोली से मार देता है। तो जो सुगदा होते हैं यहाँ पे अपनी जान गंवा देती है और यहीं पे हमारा उपन्यास का क्लाइमेक्स होता है। बहुत ही थोड़ा दुखद हो जाता है, ज़्यादा नहीं फिर भी थोड़ा बहुत दुखद हो जाता है। तो
फिर जो म्यूनसिपैलिटी का जो हेड होता है, क्योंकि हेड कौन होता है, मनीराम का पिता धनीराम ही होता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को गोली से मार दिया। किस लिए? क्योंकि वो चाहता नहीं है कि उसकी पत्नी जो है इस आंदोलन में भाग ले, इसलिए वो उसे गोली से मार देता है। और जो उसका पिता होता है धनीराम, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका जो घर था, जब भी बना भी नहीं था, वो इतनी जल्दी ढह गया, क्योंकि उसकी फैमिली उसी का घर माना जाएगा, क्योंकि पति बच्चे, उनके बच्चे, एक पूरा परिवार जो है कि घर ही बनाएगा। तो जो धनीराम था, उसका पूरा का पूरा जो घर होता है वो ढह जाता है। तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के जितने भी लोग होते हैं वो ज़मीन दे देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के हाथ में आई हुई ज़मीन थी। किसी ने घर बनवाना था, किसी ने अपने किसी दोस्त को तोहफे में देना था, किसी ने स्विमिंग पूल बनवाना था, रेस्टोरेंट खोलना था, ऐसे जाने कितने उन सब ने ख्वाब देखे थे। इसलिए उन्होंने ज़मीन जो थी बड़े ऊंचे ऊंचे पुलियों पे बड़े बड़े सेठ साहूकारों को बेची हुई थी। तो वो सब फिर तैयार हो जाते कि ठीक है भाई, अब हम ज़मीन दे देंगे, अब हम और खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए वो ज़मीन दे देते हैं। और हमारे जेल में जितने भी लोग गए थे, समरकांत, अमरकांत, सलीम, सुखदा, सकीना और रेणुका देवी, मुन्नी, आत्मानंद, जितने भी कैरेक्टर गए थे उन सभी को रिहा कर दिया जाता है। और एक निर्णय किया जाता है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जिसमें 5 लोग होंगे जो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के ऑर्डर्स के अनुसार काम करेंगे कि आखिर ये उनका ऑर्डर है वो सही है कि नहीं है। ऐसा उनके लिए एक रूल बनाया गया था कि एक 5 लोगों की एक कमेटी बैठेगी, जिसमें अमरकांत, सुखदा जरूर होंगे, और वो निरीक्षण करेंगे कि आखिर गरीब लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे हमारा ये उपन्यास जो खत्म हो जाता है। एंडिंग में हमें एक अच्छा संदेश मिलता है कि चाहे इंसान जितना ही बुरा हो, उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना होती है। वो समाज के कल्याण के लिए वो भी चाहता है करना, लेकिन वो अपनी आत्म आत्मसंतुष्टि के कारण वो कहीं ना कहीं उलझ के रह जाता है। चाहे म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के लोगों को भी देख लिया जाए, वो भी कहीं ना कहीं जन कल्याण करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी आत्मसंतुष्टि के कारण बीच में ही फंस कर रह गए थे। लेकिन मनीराम का यहाँ पे कैरेक्टर हमें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने एक तो स्टार्टिंग से उसका बिहेवियर इतना खराब था, और एंडिंग में जब उसने नैना को मार दिया, नैना देवी को, तो वहाँ पे बहुत हमें बुरी वाली फीलिंग आती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ही खराब कैरेक्टर यहाँ पे एक डाल, क्योंकि अच्छाई तभी तक रहती है जब तक कोई बुरा इंसान नहीं होता है। अगर बुरा इंसान होगा तभी हमें अच्छाई भी नजर आएगी, अच्छाई नहीं होगी तो बुराई भी नहीं होगी, अगर बुराई होगी तो अच्छाई भी होगी। तो वही है, यहाँ पे एक कैरेक्टर यहाँ पे हमें नैना देवी का अच्छा देखने को मिलता है, तो वहीं एक बुरा कैरेक्टर भी दिखता है धनीराम का। चलिए फ्रेंड्स, हमने इसकी कथा वस्तु, इसका कथानक जो था हमने पूरा पढ़ लिया, कहानी भी हमने समझ ली। तो इसका वातावरण मैं बता देती हूँ। इसका वातावरण क्या है कि ये क्या है, प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि एक उपनिवेशिक जो हमारा देश उपनिवेश था उस समय में लिखी हुई है। आज़ादी के पहले की कहानी है इसमें, और आज़ादी से पहले के ही चित्रांकन किया गया है कि सामंती व्यवस्था, महंत व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, स्कूल में फीस, ऐसी स्थिति, और एक हमारे समाज की जो औरतें हैं उनकी समाज में क्या स्थिति रह गई थी उस समय में, उन सब की स्थिति, उन सब का वर्णन यहाँ पे किया गया है। मजदूरों को लेकर कि मजदूरों को, चूंकि वो ऐसा ही समय था कि हमारे देश से मजदूरों को ले जाके दूसरे देशों में बेच दिया जाता था, बंधुआ मजदूरी थी, और जानवरों को लेकर हिंसा की जाती थी, क्योंकि वो जानवर को भी इधर से उधर बेचा करते थे। कपड़े, माल, हमारे जो कच्चा माल था, हमारे देश का कच्चा माल, वो सब कुछ अपने अपने देशों में ले जाया करते थे। तो उस समय का ऐसा वातावरण था जहाँ पे गरीब वर्ग के लोगों की महत्व था, लेकिन केवल अपनी आत्मा के लिए, यानी कि गरीब लोगों का काम क्या था, केवल वो अमीर लोगों का काम करे, अमीर लोगों के हक में रहे, इतना ही उनके इम्पोर्टेंस थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। अमीर अमीर लोगों के अंदर रहना, काम करना, लेकिन गरीब लोग जो थे वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे, वो जो भी करते अमीर लोगों के लिए ही करते थे। तो यहाँ पे हमें जातिवादी शिक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा जो है यहाँ पे असंतुलन में बैठाई हुई है, जो अमीर वर्ग का व्यक्ति है वही सिर्फ पढ़ सकता है, गरीब वर्ग का व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम इस उपन्यास के कैरेक्टर्स का अंकन करें तो अमरकांत जो कि
बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जो कि हमारे उपन्यास का मेन नायक है, जिसके अंदर सभी हमें अच्छे गुण देखने को मिलते हैं कि वो एक अच्छे सिद्धांत लेके चलता है, आदर्शवादी है और साथ ही समाज का कल्याण चाहता है, अपने समाज को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाना चाहता है। इसलिए वो समाज में हमेशा अच्छी प्रयास करने की कोशिश करता रहता है। वो अपनी पत्नी, अपने पिता, ऐसा हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता है कि कभी अमरकांत ने किसी के ऊपर गुस्सा किया हो। वो हमेशा सबके सपोर्ट में चलता है, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा खपा भी रहता है अगर उसके मन की बात वहाँ पे नहीं होती है तो। साथ ही अमरकांत जो है वो सभी समस्याओं को अंदर से पहचानने की कोशिश करता है, उनका समाधान भी निकालने की कोशिश करता है। हम इस पूरे उपन्यास में देखते हैं कि अमरकांत ही है यहाँ पे मेन कैरेक्टर, जो हर स्थिति को करीब से पहचानता है, उसका उससे रूबरू होता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में विचार विमर्श करता है, साथ ही उसकी समस्या पहचानने की कोशिश करता है, उसकी समस्या का समाधान भी वो जुटाने की कोशिश करता है। तो अमरकांत जो है हमारा एक अच्छा कैरेक्टर है। तो वो एक देश प्रेमी है, गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित है, क्योंकि वो एक बार यहाँ पे लाइन कहता है कि चरखा जो है आत्मसंतुष्टि के लिए चलाया जाता है, और चरखा जो है गांधी जी का हम प्रतीक मानते हैं, क्योंकि गांधी जी ज़्यादा चरखा चलाते थे, इसलिए। तो अमरकांत जो है यहाँ पे एक गांधीवादी, एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। साथ ही वो क्या है, सभी मानवतावादी, जो भी मानव, क्योंकि समाज में व्यक्ति के अंदर अगर मानवता ही नहीं होगी तो भला एक दूसरे का कल्याण कैसे करेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, उनके लिए अच्छे कल्याण की भावना कैसे लेके आएगा। इसलिए हम यहाँ पे अमरकांत को एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अगला कैरेक्टर आता है वो सुखदा का आता है। सुखदा जो कि अमरकांत की पत्नी है और हमारे उपन्यास की नायिका है। तो सुखदा जो है वो स्टार्टिंग में तो बहुत ही हमारा एकदम उखड़ा उखड़ा सा कैरेक्टर रहता है, फिर धीरे धीरे वही हमारे उपन्यास का मेन कैरेक्टर। अमरकांत जब भाग जाता है अपने गांव वाले, अपने परिवार को, अपने शहर वालों को, उनको उसी दशा में छोड़ के भाग जाता है, तो सुखदाई उन सभी चीज़ों को हैंडल करती है। वो लोगों का सामर्थ्य बरताती है, समय एकजुटता लेके आती है, और अपने, क्योंकि वो उसी समाज की सदस्य रही है और वो समझती है कि आखिर हमारे समाज में कौन कौन सी स्थिति है। वो साथ एक स्त्री विमर्श को भी लेके चलती है, क्योंकि वो स्त्री, क्योंकि उसकी पत्नी, उसकी जो ननद है नैना, वो उसके पक्ष में भी लड़ाई करती है, मनीराम को बहुत ही अच्छे से डांटती है वहाँ पे। तो एक तरफ से हम यहाँ पे स्त्री विमर्श भी देखते हैं सुखदा के अंदर। साथ ही जो सुखदा है वो मजदूरों के लिए घर का नेतृत्व घर के मांग के लिए नेतृत्व करती है। गरीबों की, जो कि वहाँ पे जातीय व्यवस्था फैली हुई थी, उस जातीय व्यवस्था को भी थोड़ा कुछ हद तक ख़त्म करने के लिए उसमें सहयोग देती है। तो सुखदा जो है यहाँ पे हमारी वो मेन नायिका है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी ने उसके चरित्र को ऐसा बनाया है जो सबसे अधिक आकर्षक में रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षक में ही रहा है। प्रेमचंद जी ने उसके ऐसे कैरेक्टर बनाए हैं। फिर सुखदा के बाद हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो डॉक्टर शांति कुमार का आता है। शांति कुमार जो कि अमरकांत के टीचर थे, कॉलेज के, स्कूल के टीचर डॉक्टर शांति कुमार। वो भी समाज का कल्याण चाहते थे, लेकिन वो उस हद तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समाज का कल्याण करने के लिए अपने खुद की जो आत्म संतुष्टि होती है, आत्म जरूरत होती है, उन सभी को त्यागना पड़ता है। और डॉक्टर शांति कुमार जो था वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो अपने पेट पालने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए उस सरकारी नौकरी को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि सरकारी नौकरी गुलामों के अंदर थी, क्या करें, गोरे लोगों के अंदर थी, उनके अंदर थी, यानी कि एक तरह से डॉक्टर शांति कुमार उनका गुलाम था। तो इसलिए वो उन सब की वो उसकी नौकरी नहीं छोड़ पाते। तो यहाँ पे जो डॉक्टर शांति कुमार था वो कैरेक्टर तो अच्छा था, वो समाज का कल्याण चाहता था। फिर उसने नौकरी छोड़ दी थी अमरकांत की बात पर, तो उसने एक नया स्कूल खोल लिया था, इसलिए उसका घर परिवार चल रहा था, तो उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो अमरकांत जो था वो डॉक्टर शांति कुमार को अपना एक आदर्श मानता था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके आदर्श के जो रूपरेखा थी, जो उसने आकृति बनाई थी अपने आदर्श की, उसके आदर्श में डॉक्टर शांति कुमार फिट नहीं बैठा, इसलिए डॉक्टर शांति कुमार उसके आदर्शवादी सिद्धांतों से बहुत नीचे आ चुका था। तो डॉक्टर शांति कुमार जो था वो समाज के कल्याण में बहुत सहयोग करता है, वो सभी की सहायता भी करता है, सुखदा की सहायता करता है, रेणुका की सहायता करता है, अमरकांत की भी सहायता करता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक हेल्पर कैरेक्टर है जो कि सबकी हेल्प करता है आंदोलन करने में। फिर उसके आगे हम अपना अगला कैरेक्टर देखते हैं। तो
समरकांत जो कि अमरकांत का पिता था, वो वैसे तो एक इच्छुक, एक विलासी व्यक्ति था, लेकिन लेकिन जब उसका पुत्र और उसकी बहू ही नहीं रहे, जब वही दोनों ने पैसे को ठुकरा दिया, तो बेचारा समरकांत वो पैसे रख के क्या करता है। जो समरकांत एक पैसे के छोटे छोटे सिक्कों के लिए, यानी कि एक कौड़ी तक के लिए सबको डांटता फिरता था, आज वो ऐसी हालत में पहुंच गया कि वो हजारों रुपए ऐसे ही बहा दिया करता था। वो ऐसी हालत में पहुंच गया, उसके पति, उसका पुत्र, उसकी बहू, उसकी बेटी, सबकी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई भी पैसे के महत्व को समझते नहीं थे। सिर्फ समरकांत जो था वो पैसे को बटोरे रखा था, इसलिए उसने पैसे का महत्व समझना छोड़ दिया, पैसों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया, क्योंकि पैसा जो था कुछ कर ही नहीं रहा था, और जब पैसा कुछ करेगा ही नहीं तो फिर उसका साथ हमारे पास रहना का काम ही क्या है। इस समरकांत जो है एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर यहाँ, यानी कि प्रेमचंद जी ने यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर डाला है जो पैसों को पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन धीरे धीरे वो समाज की उस गंभीर रूप में पहुंच गया कि जहाँ पे पैसे का कोई मूल्य ही नहीं रहा। पैसे को जहाँ वो बहुत ही अच्छा मानता था कि पैसे से ही संसार की सारी सुख सुविधाएं, सारी अच्छी चीज़ें खरीदी जा सकती है, लेकिन वो फिर उसी पैसे को मूल्यहीन समझता है। क्योंकि उसके वो अपने बच्चे की, अपने बेटे की, अपनी बहू की कोई मदद नहीं कर सकता था उस पैसे से, इसलिए समरकांत जो होता है वो उन पैसों को छोड़ देता है। और उसके चूँकि वो ही फिर आगे चल के आंदोलनकारी बनता है, अपनी बहू, अपने बेटे के जो आंदोलन था समाज सुधार, वो भी जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है। चूँकि मजदूरों के लिए घर बनवाना था, म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से ज़मीन लेनी थी, तो वो वहाँ पर भी उस जनता को समर्थन देने जाता है, उनका नेतृत्व करता है, उन्हें भाषण के थ्रू उन्हें सपोर्ट करता है कि आप सब चलिए, हम म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से आपके लिए ज़मीन लेके रहेंगे, लेकिन उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है एंडिंग में। तो यहाँ पे समरकांत जो था बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था। फिर उसके बाद हम सलीम का देखते हैं। सलीम जो कि अमरकांत का दोस्त था, स्कूल का, कॉलेज का एक फ्रेंड था, जो जिसके सिद्धांत, जो विचारधारा थी वो भी कुछ कुछ हद तक अमरकांत की जैसी थी, लेकिन उसकी विचारधारा फिर बदल जाती है। चूँकि वो एक इंस्पेक्टर बन जाता है, किसी के अंदर का गुलाम बन जाता है, तो उसके अंदर वो गुलाम वाली भावना आ जाती है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ था, और वो उस प्रेशर के कारण अपनी जो वास्तविक उसकी विचारधाराएं थी, जो उसके आदर्श थे, सिद्धांत थे, वो उन्हें खो बैठता है। लेकिन फिर अमरकांत के संपर्क में आने के कारण उसकी विचारधारा से फिर से वो प्रेरित हुआ, तो उसने वापस अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों को पहचाना, उनके प्रति वो फिर से जागरूक हुआ। तो उसने जो गांव के लोग थे उन सबकी सहायता की, गांव के लोगों का साथ सपोर्ट किया, उनके लिए एक रिपोर्ट बनाई जो गांव की वास्तविकता को दर्शाती थी। वैसे तो एक झूठी रिपोर्ट बना के डाल दी जाती थी, लेकिन उसने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जो गांव की वास्तविक स्थिति को दर्शाती। क्योंकि हर कोई इंसान जो है गांव जाके नहीं देख सकता था, वो हर लोग से बात नहीं कर सकता था, लेकिन सलीम ने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जो हर एक इंसान की, हर एक घर की गरीबी की जो दुर्दशा थी, दयनीय स्थिति थी, उसे दर्शाती थी उस रिपोर्ट में। तो इसलिए सलीम पे यहाँ पे मेन कैरेक्टर के रूप में आता है, क्योंकि सलीम ने परिस्थितियों से विवश होकर ऐसा करना पड़ा था कि वो अपने सिद्धांतों को खो बैठा था, जहाँ पे उसने अमरकांत को गिरफ्तार भी कर लिया था, तो उसकी परिस्थितियों की विवशता ही थी। लेकिन सलीम जो है एक बहुत ही अच्छा पात्र रहा है, सहृदय पात्र रहा है, उसके मन में भावनाएं हैं, वो लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर वो खुश नहीं होता है, उनसे घृणा नहीं करता, बल्कि उनके प्रति करुणा उसके मन में आती है। चलिए, हमारा सलीम कैरेक्टर भी हो गया। फिर उसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर आता है नैना देवी। नैना देवी जो कि अमरकांत की एक बहन है, उसकी एक ही बहन है, जो कि उसकी सौतेली माँ की बेटी है, लेकिन दोनों में बहुत अच्छा संबंध था, दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। तो नैना देवी जो कि समरकांत की पुत्री और अमरकांत की बहन थी, वह जनता की सेवा करना चाहती थी, उसे वो अच्छा कर्म मानती थी कि जनता की सेवा करना एक अच्छा कर्म, क्योंकि वो अपने भाई की विचारधारा से प्रेरित थी, इसलिए वो भी कुछ हद तक जनता का कल्याण करना चाहती थी। फिर उसकी भाभी भी राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने लगी, तो अपनी भाभी की भी विचारधारा से प्रेरित हो गई। तो उसके बाद जो नैना होती है उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि वो अपने भाई और भाभी के विचारधारा से प्रेरित थी। तो उसके बाद उसकी शादी हो जाती है सेठ मनीराम से, जो कि एक व्यभिचारी व्यक्ति था, और नैना को उसने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो नैना के किसी भी बात का मानता ही नहीं था, क्योंकि उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था, उसे कभी समझे ही नहीं उसने। तो नैना जो थी वहाँ पे जाके एकदम उखड़ी उखड़ी से रह गई।
एकदम जो भी उसके मौलिक विचारधाराएँ थी वो एकदम से समाप्त हो गई, क्योंकि वो बाहर आती-जाती नहीं, राजनीतिक आंदोलन में सपोर्ट नहीं करती, इधर-उधर की बातचीत से उसका बिल्कुल पूरा संबंध टूट गया था। इसलिए यहाँ पे वो किसी से भी अपना मेल-जोल नहीं बैठा पाती। लेकिन जब नैना देवी को एंडिंग में पता चलता है कि उसके पूरे फैमिली के साथ ऐसा हो गया, उन सभी को जेल में डाल दिया गया, तो वो जाके उन सबकी हेल्प करती है और फिर उसी को उसका वो फल मिलता है कि उसे उसका पति मनीराम उसे गोली चला के मार देता है। तो यहाँ पे जो नैना देवी एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर है, जो कि इस परिस्थितियों में खुद को ढालने की कोशिश करती है और समाज के कल्याण भी चाहती है। वो भी एक आदर्शवादी, एक सैद्धांतिक और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। प्रेमचंद जी ने जब नैना को ऐसा कैरेक्टर बनाया, तो मेरे को जहाँ तक लगता है तो उसे स्वराज, चूँकि गांधी जी ने स्वराज की मांग की थी और यहाँ पे भी हमें कहीं हद तक स्वराज ही देखने को मिलता है। तो नैना जो है वो स्वराज के लिए ही बनी थी, क्योंकि वो आज़ादी चाहती थी। कहीं न कहीं उसका पति जो था मनीराम, वो उसे एक बंदी की तरह ट्रीट करता था, तो कहीं न कहीं वो उससे भी आज़ादी चाहती थी। और इसलिए यहाँ पे हम नैना देवी को इन सभी परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद से उसके लिए यही ठीक था कि वो मर गई, क्योंकि मनी राम के साथ अगर वो और ज़्यादा रहती या फिर उससे तलाक ले लेती, शायद तलाक लेती तो उसकी स्थिति ठीक हो जाती। लेकिन वो ऐसा टाइम पीरियड था कि अगर तलाक ले भी ले इंसान, तो समाज में उसे बहुत ही विचित्र दृष्टि से देखा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये जो नैना का कैरेक्टर ये भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, हम इसे बुरा नहीं कहेंगे, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। फिर इसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर आता है सकीना। सकीना जो कि हमारे अमरकांत की एक्स थी वैसे, एक्स हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन फिर वो बाद में उसे अपनी बहन एक्सेप्ट कर लेता है। तो सकीना जो एक गरीब फैमिली से थी, जिसने कभी आज तक अमीरी देखी नहीं थी, और वो गरीबी को ऐसे रहती थी कि अमरकांत उसको गरीबी को देख कर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया था कि आखिर ये इंसान कैसे रहती है। आकर्षित होने का मतलब कि उसकी वो दयनीय स्थिति को देखकर उस स्थिति से उसे निकालना चाहता था कि आखिर वो इतनी दयनीय स्थिति में कैसे रहती है। उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसके पास केवल एक ही जोड़ी कपड़े थे और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसकी जो दादी थी वो भी अमरकांत के पिता सेठ समरकांत के पास पैसे लेने के लिए आती थी, महीने के पैसे लिए करती थी, तो उसी में उनका घर का खाना पीना गुजारा चलता था। तो यहाँ पे जो सकीना है वो समाज में एक ऐसा रोल प्ले कर रही है जो कि गरीब है, लेकिन फिर भी वो अपने आत्मगौरव को बनाए हुए है। वो एकदम सभी संस्कारों से भरी पूरी एक अच्छा कैरेक्टर है, जो कि सुखदा के इक्वल का है। सुखदा के हम इक्वल को उसे मान सकते हैं, लेकिन फिर हम उसे सुखदा के इक्वल नहीं मानते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गरीब वर्ग से है। अगर वो अमीर वर्ग से भी थोड़ा सा उसका कनेक्शन होता, तो वो गरीब वर्ग और अमीर वर्ग दोनों समाज की स्थितियों को पहचानती। इसलिए हम सकीना को यहाँ पे नायिका नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सकीना जो है उस कैरेक्टर में नहीं है जहाँ पे वो सभी लोगों की परिस्थितियों को समझे, सभी लोगों के प्रति आंदोलन कर सके। वो कहीं ना कहीं एक बंदिश में बंधी हुई है, क्योंकि वो एक मॉडर्न लेडी भी है। और चूंकि हम जानते हैं अगर हमारा ऐसा समाज है, तो उसमें एक मुस्लिम एक लेडी के लिए समाज में बाहर निकल के आंदोलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो नहीं आंदोलन कर पाई, और साथ ही वो एक गरीब परिवार से थी, एक लेडी थी, एक औरत थी, इसलिए भी। और साथ ही उसके ऊपर जो एक ऑर्डर करने वाली उसकी एक दादी थी पठानिन। तो ये कई सारी बंदिशें थी जो उसे एक नायिका के रोल में प्ले हमें उभरते हुए नहीं हम देख पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारी बंदिशें थी। और अमरकांत जो था उसे केवल एक दिल बहलाने की हम वस्तु ही देखते हैं कि अमरकांत उसे एक दिल बहलाने की वस्तु के रूप में देखता है, और फिर उसके साथ थोड़ा-सा दिल बहलाता है, फिर उसे छोड़ देता है। क्योंकि अमरकांत कुछ हद तक सकीना के साथ प्रेम प्रस्ताव रखता है, उसके साथ शादी करने की भी बात करता है। फिर वो कहता है कि हम तुम दोनों चलो भाग चलते हैं, लेकिन फिर वो नहीं भागते हैं। यहाँ पे सकीना की कहानी जो होती है सिर्फ यही होती है कि वो यहाँ पे अमरकांत की लाइफ में कुछ समय के लिए आई होती है, लेकिन अमरकांत को उस अनुभूति का एहसास कराती है जिस फीलिंग से अमरकांत अभी तक दूर था। उसे गरीबी की वास्तविकता का दृश्य दिखाती है कि गरीब परिवार में कैसी स्थिति रहती है। अमीर फैमिली में लोग खाते हैं पीते हैं, मज़े से रहते हैं पीते सो जाते हैं,
लेकिन गरीब परिवार में एक वक्त का खाना और 2 वक्त के लिए सोना, काम करना बहुत मुश्किल से मिलता था। तो हमारे यहाँ पे सकीना कैरेक्टर भी कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद अब हम क्या करें, कुछ नहीं, इससे भाषा शैली आती है इसके बाद कि भाषा शैली कैसी है इस उपन्यास की। तो इस उपन्यास की जो भाषा शैली है एकदम ऐसा यहाँ पे चित्रण किया गया है कि एकदम मानो यथार्थ। तो इसमें भाषा कैसी है, यथार्थवादी भाषा है। इसमें आदर्श को उपस्थित करने के लिए समाज में सुधार, हृदय परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान और स्वराज प्राप्ति के लिए उत्कर्ष की संभावनाओं को कुशलता से चित्रित किया है। यहाँ पे गीत शैली भी है, अलंकृत भाषा भी है। तो इसमें बहुत सारे गुण हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया गया है कि भाषा शैली है। तो भाषा शैली में आखिर उपन्यास में क्या क्या डाला गया है हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता, चूँकि सलीम जो है एक मोमडन है और अमरकांत जो एक हिंदू है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता को भी बल दिया गया है। और अगर हम इसका एक कथन देखें तो जब डॉक्टर शांति कुमार सलीम से कहता है कि मेरे ख्यालात तुम्हें मालूम है, ये किराए की तालीम हमारे कैरेक्टर को बताह किए डालती है। हमने तालीम को भी व्यापार बना लिया है। व्यापार में ज़्यादा पूंजी लगाओ, ज़्यादा नफ़ा होगा। तालीम में भी ज़्यादा खर्च करो, ज़्यादा ओहदा पाओगे। यानी कि यहाँ पे एक कथन डाला है मैंने जिसमें डॉक्टर शांति कुमार सलीम से कहता है, ये जब गोरे लोगों के अंदर काम करना, यानी कि अमीर गोरे लोग यानी कि विदेशी लोगों के अंदर काम करना, यानी कि गुलामी। यहाँ पे वही है कि मेरे ख्यालात तुम्हें मालूम है कि आखिर मेरे ख़यालात क्या है कि किराए की तामील, यानी कि किराए पे किसी चीज़ को लेना हमारे कैरेक्टर के बता किए डालती है, हमारे कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ख़राब किए डालती है। अगर हमने तालीम को भी व्यापार बना लिया है, यानी कि तालीम लेना किसी चीज़ से, यानी कि तालीम समझते होंगे कि किसी शिक्षा ग्रहण करना, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ग्रहण करना, और उसे भी व्यापार बना लिया है कि हम किसी चीज़ से अपने नॉलेज गेन करते हैं, फिर उससे और ज़्यादा पूंजी लगा के, उसमें और ज़्यादा पैसा लगा कर उसे किसी दूसरे को बेच देते हैं। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे एक भाषा का प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पे यहाँ के इसमें लिखे गए जो शब्द हैं उसमें कैसे, जैसे कि कैरेक्टर शब्द, व्यापार, तालीम शब्द और ख्यालात, ये सारे उर्दू शब्द, हिंदू शब्द और इंग्लिश शब्द, सारे के सारे शब्द मिला जुला के इसमें जो है भाषा मिली जुली है। इसलिए हम इसकी भाषा शैली जो है मिली जुली भाषा मानते हैं। हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, इंग्लिश भाषा, यहाँ पे साथ ही फारसी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। तो ये सब हम देखते हैं। फिर हमारे जो उपन्यास का जो मुख्यतः उद्देश्य क्या रहा है, इस उपन्यास का मुख्यतः उद्देश्य क्या देखते हैं। उद्देश्य आप चाहे तो निबंध के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर इसके पॉइंट्स डाल के भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स में आप इसमें ऐसे कुछ लिखेगा कि सबसे पहले पॉइंट्स, क्योंकि हमारे समाज का कल्याण करना है, राजनीतिक आंदोलन करने हैं। फिर उसके बाद जो पैसे हैं शिक्षा को लेकर जो पूंजी लगाई जाती है उसके ऊपर व्यंग करना है आपको। फिर साथ ही साथ हमें आज के समय में जो विवाह की जो नीति है कि विवाह में जो लड़का लड़की उन दोनों की शादी करवाई जाती है, उन दोनों के मध्य की बात नहीं कर, चूँकि अमरकांत की सुविधा से शादी होगी, उन दोनों के मध्य में कुछ बात नहीं हुई, प्रेम ऐसा वैसा कुछ नहीं था। अगर प्रेम होता तो फिर उनकी कहानी जो थी कुछ अच्छी चलती। तो फिर हम विवाह को लेकर यहाँ पे बात कर लेते हैं। फिर किसानों की जो दुर्दशा होती है, ये एक टॉपिक डाल लेते हैं कि किसानों की दुर्दशा उस समय के समाज में कैसी थी। फिर उसके बाद एक औरत की समाज में क्या स्थिति है कि औरत समाज में रहती है लेकिन तभी उसे अपनी ऐसी स्थिति में रखना है कि वो किसी के सामने आए जाए ना, कि यदि उसके ऊपर किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई, नज़र पड़ गई, तो वो लड़की जो है बदनाम हो जाएगी, पूरे हमारे फैमिली को, हमारे पूरे खानदान की नाक कटा देगी। ऐसी वहाँ पे ऐसी इस तरह की विचारधाराएं थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारे उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि ये भी एक उद्देश्य है कि समाज में हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बल दिया गया है प्रेमचंद जी ने, कि चूँकि सलीम अमरकांत उनके मध्य की जो दोस्ती है, जब समरकांत यानी कि अमरकांत का जो पिता है वो सलीम के साथ जाता है, उसके घर पे बैठ के साथ खाना खाता है, तो वहाँ पे भी हम हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हैं कि कैसे दोनों एक थोड़ी पुराना, चूँकि समरकांत है वो थोड़ा ज़्यादा एज का है तो इसलिए वो थोड़ा पुरातन पंथी होगा, और सलीम जो है वो थोड़ा यंग एज का है, इसलिए उसकी जो थिंकिंग होगी वो थोड़ी न्यू होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य का सामंजस्य भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर सामंजस्य हैगा।
फिर इसमें महंत जमींदारी व्यवस्था और स्त्री विमर्श, सामाजिक आंदोलन, समाज सुधार, कई सारे इसमें मुद्दे हैं जो कि हमें इस उपन्यास के उद्देश्य के रूप में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये उपन्यास कर्मभूमि यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस उपन्यास में कर्मभूमि में कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके डाउट्स जो है क्लियर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आपने इस वीडियो को एंडिंग तक देखा, समझा, कोशिश की। आप प्लीज़ अच्छे से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि हमारे पेपर होएंगे कि नहीं होएंगे, लेकिन फिर भी पेपर तो होने ही है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो संभावना है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों को ऐसे ही पास आउट कर दिया जाए, लेकिन होने को ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स आप वो भी डाल दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और उनके जो डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।